Hi viewers, I'm Dr. Vipin Mishra again, and I'm making this special video regarding diabetes education on reactive hypoglycemia. हमारे किसी व्यूअर ने कहा, हम लोग को फीडबैक दिया कि उनको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानकारी चाहिए, और हमने अपने जो पहले सीरीज बनाई थी वीडियोस की डायबिटीज एजुकेशन के ऊपर, उसमें हमने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में एक वीडियो बनाया था जो कि लो शुगर जिसको कहते हैं, और डायबिटीज के मरीजों में अक्सर ये लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन उसमें हमने रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की बात नहीं की थी। तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब ये लो शुगर खाना खाने के बाद होती है, और अक्सर ये खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद होती है, और इसको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो अगर ये डायबिटीज के मरीजों में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है, तब तो बिल्कुल सिंपल केस है कि उसकी दवाएं चेंज होनी है। अगर ये डायबिटीज का पेशेंट है, उसको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उसको डॉक्टर के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करना चाहिए कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कितनी बार खाना खाता है, क्या खाना खाता है, दवाएं कौन सी चल रही हैं। तो उसकी दवाएं रीडू करी जाएंगी, नया पर्चा बनाया जाएगा, और ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अगर डायबिटीज का मरीज नहीं है, सामान्य कोई हेल्दी इंसान है, उसको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायग्नोज करना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और ज्यादातर केसेस में ये माना जाता है कि ये जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, उनके डिसफंक्शन की वजह से होता है। और हम आपको पहले बता चुके हैं डायबिटीज के इनिशियल वीडियोस में कि ये बीटा सेल्स जब काम नहीं करते हैं और इंसुलिन पूरी नहीं बनाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है। और कभी कभी स्टार्टिंग में ये बीटा सेल्स इंसुलिन ज्यादा भी बना सकते हैं, ये भी एक डिसफंक्शन का इनका तरीका है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ ए बीटा सेल ब्लाइंडनेस। अब आप ऐसे सोचो कि हेल्दी बीटा सेल होगा तो उसका क्या काम है? उसका काम है जब इंसान ने खाना खाया, उसकी एकदम से ब्लड शुगर बढ़ी, तो ये बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करने लगेगा, और जब वो उसका खाना मेटाबोलाइज हो जाएगा और वो शुगर का लेवल नीचे आ जाएगा, तो वो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। अगर ये बीटा सेल्स बहुत हेल्दी नहीं है और ये अच्छा फंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति खाना खाए और उसके जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बन जाए, जो उस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए जितनी जरूरी है उससे ज्यादा होगी, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कर देगी थोड़ी देर बाद। और ये भी हो सकता है कि जब उसका इंसुलिन लेवल कम आ जाना चाहिए, वो तब भी कम नहीं आए, तो ये भी बीटा सेल डिसफंक्शन है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि जो इनिशियल बीटा सेल डिसफंक्शन का ये एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों को ये होता है उन लोगों को आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। और निश्चित रूप से ये जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया है, ये उस समय ज्यादा होगा जब एक कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया जाएगा, जिसमें कि रोटी, चावल, आलू या इस तरीके की चीजें ज्यादा होंगी, स्वीट्स होंगी। तो उनके बाद क्योंकि इंसुलिन का रिस्पॉन्स बहुत क्विक और बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें इसकी चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये कभी कभी बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीजों में भी देखने को मिल सकता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज जो वजन कम करने के लिए अपनी सर्जरी कराते हैं, और उसमें भी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो होती है, तो उसमें खाना पेट में, स्टमक में स्टे नहीं करता है, उसका गैस्ट्रिक स्टे टाइम नेग्लिजिबल हो जाता है, वो सीधे हाथों में पहुंच जाता है और एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। तो इसको एक इसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम। तो ये डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है कि खाना बहुत जल्दी हाथों में पहुंच गया और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने लगा, और इस वजह से इंसुलिन का एक हाइपर रिस्पॉन्स आया, और उसकी वजह से खाना मेटाबोलाइज भी हुआ, और उसके बाद उसने हाइपोग्लाइसीमिया भी कर दिया। और ये कभी कभी डंपिंग सिंड्रोम अपने आप भी हो सकता है, ये बिना बेरियाट्रिक सर्जरी के भी कुछ लोगों में हो सकता है। कि ऐसा संभव है कि कुछ लोगों की आंतों का और पेट का काम करने का तरीका ऐसा हो कि उसमें मोटिलिटी बहुत ज्यादा है, और खाना बहुत तेजी से खाते ही जल्दी से वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और उसकी वजह से एक हाइपर रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का, और ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है।
इसके अलावा एक हमने बात अपने पुराने वीडियोस में कही थी कि स्ट्रेस की वजह से बहुत वाइड स्विंग्स होते हैं ब्लड शुगर में। तो स्ट्रेस की वजह से शुगर बहुत ज्यादा भी जा सकती है, और अगर स्ट्रेस कम हो किसी दिन तो वो शुगर नॉर्मल भी आ सकती है, बहुत नीचे भी जा सकती है। और ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें मेनली कॉर्टिसोल होता है, जो स्टेरॉयड है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। और एड्रेनलिन भी सिक्रीट होता है जब एंजाइटी होती है और रश होता है। तो ये दोनों एंटी इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। और थोड़ी सी और भी चीजें होती हैं, मतलब फाइनर न्यूएंसेस होते हैं बीटा सेल फंक्शन में, कि एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता रहता है और इसका आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, इसका रेगुलेशन स्वतः होता है अपने आप। और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो उसी में पैंक्रियाज भी आता है, तो उस पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है वो स्टिमुलेटरी होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन इनिबिटरी होता है। और हार्ट पे इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेटरी होता है और पैरासिम्पैथेटिक इनिबिटरी होता है। तो कभी कभी अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये पूरी तरह से आपके मूड्स पे डिपेंड करता है। जब आप एंग्शियस होते हैं, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप इनसिक्योर होते हैं, जब आपके अंदर कोई फियर्स होते हैं, तो ये डिसरेगुलेट करने लगता है। तो थ्रू द डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आपका स्ट्रेस हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। और एक हमने पिछला वीडियो बनाया था अल्कोहल यूज के बारे में, अल्कोहल यूज इन डायबिटीज। तो उसमें मैंने बताया था कि अल्कोहल का बाइफेजिक एक्शन होता है, जिस समय आप अल्कोहल का सेवन करते हैं उस समय शुगर बढ़ जाती है, और फिर करीब 12 घंटे बाद उसका सेकेंड फेज आती है, वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। और कभी कभी कुछ लोगों में ये क्विकर भी हो सकता है, ये 12 घंटे की जगह 4-5 घंटे में भी हो सकता है। तो अल्कोहल इज ऑल्सो सपोज टू बी वन कॉज ऑफ such reactive hypoglycemia in seemingly normal healthy people। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो अभी हम लोग की समझ है कि वो शायद बीटा सेल डिसफंक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। अच्छा, अभी हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और भी बात करते हैं जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है लेकिन फिर भी हाइपोग्लाइसीमिया के इंपॉर्टेंट कॉजेज में आता है। उसमें एक है इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूबर, जो कि रेयर ट्यूबर्स होते हैं, उनको इंसुलिनोमा बोलते हैं। वो अमूमन फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, लेकिन वो भी हाइपोग्लाइसीमिया का एक कॉज होता है, जो कि मतलब हम लोग एडल्ट्स में देखते हैं। सीमिंगली हेल्दी लोगों में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है लेकिन वो रिएक्टिव नहीं होता है, वो ज्यादातर केसेस में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसके अलावा एक नेसिडियोब्लास्टोसिस नाम की सिचुएशन होती है, जिसमें कि बीटा सेल्स का बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है और बीटा सेल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया करता है, लेकिन बच्चों में करता है। लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि एडल्ट नेसिडियोब्लास्टोसिस भी होती है। तो इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूबर या नेसिडियोब्लास्टोसिस की डायग्नोसिस हम लोग बहुत अच्छी तरह हिस्ट्री लेकर के और पेशेंट की टेस्ट करा के करते हैं। इसमें इंसुलिन टू ग्लूकोज रेशियो देखा जाता है, और जिस समय शुगर लो होती है उस समय इंसुलिन भी लो होना चाहिए। और अगर उस समय इंसुलिन नॉर्मल आ रही है या हाई आ रही है तो ये इंडिकेटर होता है कि या तो इंसुलिनोमा है या नेसिडियोब्लास्टोसिस है, फिर उसका इलाज अलग होता है। इसके अलावा हम पहले हाइपोग्लाइसीमिया में बता चुके हैं कि जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है और क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उनको भी हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन वो भी अमूमन रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अगर आपने डायग्नोज कर लिया कि एक हेल्दी इंसान है, उसको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उसका इलाज कैसे करना है। तो पहली चीजें, खाने में बहुत बड़ा बदलाव करना है, और खाने में वो चीजें खानी है जिनका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, जैसे होल ग्रेन्स, मैदे की जगह चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, किनोवा, ओटमील, मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि, चिया सीड्स, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स जो अलसी के सीड्स होते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन्स जो अंकुरित अनाज होते हैं वो, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स जैसे राजमा, छोले, दालें, मटर वगैरह,
और इसके अलावा ये तो चीजें जो मैंने बताई लेनी है, और इसके अलावा जो चीजें नहीं लेनी है वो है शुगरी आइटम्स जो मीठे होते हैं, जो मालूम है आपको कि जिनसे एक हाइपर रिस्पॉन्स इंसुलिन का आएगा। उसी के साथ वाइट ब्रेड्स और पिज्जा पास्ता वगैरह भी ये हैवी वाइट कार्बोहाइड्रेट वाइट फ्लोर फूड आइटम्स हैं। अल्कोहल का जब कोई सेवन कर रहा हो तो उसको अपनी लिमिट्स ध्यान में रहे, जिसकी कि हम बात पहले कर चुके हैं, और हमेशा उसके साथ में कुछ खाना भी खाएं जिससे कि वो बाद में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो जाएं। ऐसे इंसानों को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और ना कि 1 और 2 और 3 बिग मील्स। उससे उनके हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि सारे के बॉडी सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं और जो ग्लूकोज रेगुलेटरी सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है। योगा को फॉलो करना चाहिए। तो जो मैंने बताया कि क्योंकि योगा होलिस्टिक है, माइंड बॉडी सोल थेरापी है, उससे माइंड भी स्टेबल होता है और काम एंड क्वाइट होता है। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रेस की वजह से शुगर में फ्लक्सेस आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं योगा की वजह से। और एक दवाई है जिसको बोलते हैं कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में 2 दवाइयां आती हैं मेनली, और भी हैं लेकिन हम लोग 2 ज्यादा यूज करते हैं, एकार्बोज और वॉग्लीबोज। तो अमूमन ये माना जाता है कि वॉग्लीबोज में साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो अगर वो जिस मील के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उसमें एक स्मॉल डोज ऑफ वॉग्लीबोज साथ में ले ले 0.2 मिलीग्राम की, तो वो भी इसको ठीक कर सकती है, वो भी इसमें फायदा कर सकती है। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि वॉग्लीबोज और एकार्बोज वैसे तो शुगर कम करने के लिए दी जाती है, और यहाँ पे शुगर कम हो रही है और रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए भी दी जा सकती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। तो कार्बोहाइड्रेट इतना क्विकली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जितना नॉर्मल कोर्स में होता है। तो इसीलिए ये डायबिटीज के मरीजों में भी जब दी जाती है तो खाने के बाद वाली जो पोस्टप्रांडियल शुगर होती है, इसको पीपी शुगर कहते हैं, उसको कंट्रोल करती है। और खत्म करने से पहले हम एक चीज और यहाँ पर बात कर लें, रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया। रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ये मरीज वो हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया तो क्लासिकली हम तभी कहते हैं जबकि ब्लड शुगर 70 के नीचे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जो बहुत सालों से अपना इलाज नहीं कर रहे हैं, उनकी फास्टिंग शुगर 150 160 रहती है और खाने के बाद भी वो 250 के आसपास रहती है। अगर इनका इलाज किया जाए और इनको दवाएं दी जाए, उनको डाइट के बारे में बताया जाए और ये एक्सरसाइज भी करें, सब कुछ शुरू कर दें, तो कभी कभी इनको 90 शुगर आने पे भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों में बहुत विगरस और एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनका सिस्टम एक लेवल पे यूज टू था, वो उसको नॉर्मल समझता था, और उससे नीचे आने पे इनको तकलीफ होती है। सो ग्रेजुअली वी कैन control their sugar very strongly and tightly, but yes, in the beginning we don't have to be very aggressive in these patients. So I think now our discussion on hypoglycemia is complete. और अगर इसके बाद भी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप पूछिएगा और उसके बारे में हम बताएंगे. So till then, goodbye and good luck.